नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोगों का इस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब देख रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिलने वाले हैं और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन करने का एक और रीज़न है कि आप सबका जो एग्ज़ाम होंगे, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। तो जैसे कि पिछले बार 50,000 से ज़्यादा फॉर्म फिल हुए थे बीटीएससी एएनएम में, तो इस बार आपको लाख से ज़्यादा जाएगा ही। तो क्योंकि इतने दिन में और भी बहुत सारा कैंडिडेट पास आउट हुए होंगे, तो बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे और ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे तो सब शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन रहता है। इस टॉपिक से सब शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन किए रहेंगे, तभी सभी को सब शिफ्ट में मिल पाएगा। नहीं तो किसी को शिफ्ट में मिल पाएगा। कम क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो आपका अगर भाग्य ठीक रहता है तो उस शिफ्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आपको फिर पछताना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। जो भी टॉपिक है, जो भी अच्छा टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक से हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए करेंगे और बहुत इजी में करते हुए चलेंगे। आपको बहुत ही आसान लगेगा और इस तरीके से हम आपको बताते भी हैं। और जिस तरीके से हम आपको यूट्यूब पर क्लासेस दे रहे हैं, जिस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा जिस तरीके से हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। और आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए। अभी से 4 से 5 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, तब जाकर होने वाले हैं आपको जॉब। इस बार कंपटीशन भी बढ़ेगा। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अभी से आप लोग 1-2 घंटा भी पढ़ते हैं, जो हम आपको क्लास में देते हैं, जो आपको नोट्स मिलते हैं, और धीरे धीरे आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। उस समय जब फॉर्म फिलिंग हो, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो आप लोग सिर्फ रिवाइज करिएगा, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए हम आप लोगों को बार बार जोर दे रहे हैं कि आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, अपनी तैयारी में लग जाइए। तो इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, और थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी आप लोगों को ज़रूरत होता है, इसलिए बता दिए। कह रहा है कि खसरा जो रोग होता है, खसरा रोग जानते हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा किस उम्र के वर्ग को प्रभावित करता है। जैसे कि कोरोना का जो समय आया था, तो आप सब ने देखे थे कि गाइडलाइंस जो भी जारी किया गया था, चाहे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके बारे में हम लोग कल के क्लास में डिटेल्स में जाने कि उसकी जो स्थापना है वो कब हुआ था। तो 1948 में हमारे देश के आज़ादी के बाद। और कितना डेट को हुआ था, तो 7 अप्रैल को हुए थे। इसमें हम लोग उसका डेट, जो दिवस है वो भी मनाते हैं। और भारत में उसका कहाँ है, जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और उसके बाद हम बात करें तो इसका जो प्रमुख मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ये हम लोग WHO के बारे में डिटेल्स में जाने थे। तो उसी तरीके से जो कोरोना का हम बताना चाह रहे थे, कोरोना समय में अगर बात करें तो कोरोना काल में किसको कोरोना ज़्यादा प्रभावित करता था, तो ये WHO के द्वारा गाइडलाइंस आए थे, सारा कुछ निकल कर आए थे। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी जारी किया था, जिसमें कि कम रूम बच्चे को और बूढ़े को, ये दो को ज़्यादा प्रभावित करते थे। आप लोग जाने होंगे क्योंकि ये तो हाल की ही घटना है। उसी तरीके से कह रहा है कि खसरा रोग सबसे ज़्यादा किस वर्ग को प्रभावित करता, मतलब किस आयु के वर्ग को प्रभावित करता है। तो 0 से 6 महीने वाले ये तो शिशु हो जाएंगे। जो भी 1 वर्ष से छोटे रहते हैं तो उसको क्या, किस में नाम क्या देते हैं, उसको शिशु देते हैं। दूसरा है 6 महीने से 3 साल, सी ऑप्शन है 6 महीने से 1 साल तक के। और चौथा है 0 से 5 साल तक के। तो खसरा रोग जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो 6 महीना से लेकर के, और जो 3 साल के जो होते हैं बच्चे, उसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं खसरा रोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा वाले को नहीं होता है, इससे ज़्यादा उम्र वाले को होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित यही लोग होते हैं। कोरोना का भी आप लोग याद करिएगा तो सबको होता था। यदि कोई युवा है, जवान है, कैसे भी बॉडी बिल्डर था, सबको हो रहा था। लेकिन ज़्यादा प्रभावित बच्चे और बूढ़े होते थे, इसलिए उसको सचेत करके अच्छे से रखे जाते थे।
अगला क्वेश्चन है आपका कि MMR वैक्सीन को 9 मंथ के पहले नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मतलब कि ये पूछ रहा है जो MMR वैक्सीन होती है वो 9 मंथ से पहले नहीं लगाया जाता। ये आप लोग जानते होंगे कि ये 9 महीना बाद ही देते हैं MMR वैक्सीन। तो ये आपको रीज़न पूछ रहा है कि क्यों नहीं लगता है। चलिए हम लोग जानते हैं क्या दिया है आपके ऑप्शन में रीज़न। पहला है कि यह बच्चे पर बुरा प्रभाव डालता है, या दूसरा है कि 9 महीने तक के बच्चे को माँ से न्यूट्रल एंटीबॉडीज प्राप्त होते हैं। ये भी सही, ये तो सही है बिल्कुल, क्योंकि 9 महीने तक अमूमन तो दूध बच्चे पीते ही हैं, जिसके ज़रिए उसको क्या मतलब कि माँ से जो न्यूट्रल एंटीबॉडी है वो मिलते रहते हैं, तो इससे रोग निरोधक क्षमता भी बढ़ते हैं। तो मेनली इसका कह रहा है कि 9 मंथ से पहले नहीं दिया जाता है। तो यही इसका रीज़न है कि मतलब कि 9 महीने तक बच्चे को माँ से क्या न्यूट्रल एंटीबॉडी प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए 9 महीने से पहले नहीं दिया जाता है। ठीक है। अगला है कि टीबी की जांच हेतु जो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है वो किया जाता है। मतलब कि टीबी जांच के लिए कौन सा कॉन्फर्मेटरी टेस्ट किए जाते हैं, मतलब कि इस टेस्ट से पूरा क्लियर हो जाता है टीबी का जांच। टीबी होता कैसे है, ये मतलब कि सांस संबंधित समस्या होती है। ये हमने आपको प्राइमरी जो हेल्थ केयर वाले जो आपको हमने क्या करवाए थे, टॉपिक करवाए थे, उसमें आपको इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। और जो कैंडिडेट क्लास शुरू से अटेंड किए हैं या जो क्लास में ज्वाइन किए हैं उसको भी मिल चुका है, उसका सारा लेक्चर मिल चुका है, सारा क्लासेज मिल चुके हैं, उसका नोट्स तो पहले ही मिल चुका है। इसलिए हम आपको कहते हैं बार बार कि क्लास ज्वाइन करिएगा तो आपको जो क्लास हुआ है वो भी मिल जाते हैं, सारे नोट्स भी मिलते हैं और डेली आपको क्लासेज मिलते रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो ये मतलब कि जैसे क्या सांस में जैसे नसा छिद्र से हम जो सांस लेते हैं, तो ऐसे इसको एलुविली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलुविली इसमें रहते हैं, और ये मतलब कि इसी ऐसे छिद्र रहते हैं। इसमें क्या होता है, ये सांस के जरिए मतलब क्या होता है कि वायु जो गैसों का क्या करता है, जैसे वायु आता है तो उसका विनिमय करता है, मतलब आदान प्रदान का काम करता है। अगर इसमें छेद हो जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें छेद होने के बाद जब उसमें बलगम जम जाता है तो उससे क्या हो जाता है, तो जैसे छेद हो गया तो टीबी हो जाता है, उसमें बलगम जम जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो उससे दमा हो जाता है। और इसी से इसी को प्रॉब्लम इसमें जब यदि दिक्कतें आते हैं गैस विनिमय मतलब कि जैसे वायु हम लेते हैं तो उसके विनिमय मतलब आदान प्रदान में दिक्कत आते हैं, तो उसी से वजह से बच्चों में सुनते हैं, किसी को सुनते होंगे निमोनिया हो जाते हैं, तो इसी के रीज़न से होते हैं। ये हमने उस टॉपिक में पूरी डिटेल्स में बता दी, उसका नाम भी क्लियरेंस हमने वहाँ पर बताए थे, विथ फिगर के साथ हमने आपको उस टॉपिक में समझा दिए थे। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो टीबी के जाँच हेतु जो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है, जो सही बता देता है, मतलब कि इसके लिए सबसे सटीक टेस्ट है वो क्या है, तो एस्प्यूटम टेस्ट है। क्या है? एस्प्यूटम टेस्ट जो है वो टीबी के जांच हेतु कॉन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि टीबी की प्रथम रोकथाम में शामिल है, तो टीबी के रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, कौन सा मतलब कि वैक्सीन दी जाती है, कौन सा मेडिसिन दी जाती है, तो टीबी के रोकथाम के लिए क्या दिया जाता है, तो BCG वैक्सीन दी जाती है। कौन सा, तो BCG वैक्सीन दी जाती है। BCG वैक्सीन के बारे में हमने कल के क्लास में भी जाने थे। हालांकि मलेरिया तो आप लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से होते हैं। कह रहा है कि मलेरिया मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इसे मलेरिया होने से क्या बुखार मतलब कि हो जाते हैं, बहुत तेज़ बुखार होते हैं, सिर मतलब कि पैर हाथ इस सब में क्या होता है, दर्द होने लगते हैं। इस का मतलब कि किस तरीके से कहाँ दर्द होते हैं, कैसे बुखार होते हैं, इसके बारे में कल या पिछले क्लास में उस पर क्वेश्चन ही था, डायरेक्ट वो क्वेश्चन था। तो मलेरिया आप लोग जानते हैं, तो मतलब कि ये मच्छर के काटने से होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि जब मलेरिया हो जाते हैं तो किस अंग को प्रभावित करता है,
जैसे इसमें दिया है कि हृदय, लीवर, तो इसमें आप लोग कह रहा है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्ली है, एस्प्लीन होते हैं वो प्रभावित हो जाता है। मतलब कि एस्प्लीन में क्या होता है, इसका कह सकते हैं कि एस्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रभावित कर देता है। और जिस सब के कारण से प्लेटलेट भी डाउन हो जाएगा अगर ये एस्प्लीन प्रभावित होगा। इसमें टाइफाइड, इस सब में क्या होता है कि प्लेटलेट डाउन होने लगते हैं। आप लोग ये बहुत बार सुने होंगे। हालांकि किस वैक्सीन के लगने पर इंजेक्शन वाली जगह पर अस्थाई आकार स्कार बन जाता है। कोई ऐसे भी वैक्सीन होते हैं जैसे कि आपने देखे होंगे कि जब भुजाओं पर दिए जाते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब उस शेप का मतलब कि क्या बन जाता है, अस्थाई आकार, मतलब कि वो बहुत दिनों तक मतलब अस्थाई परमानेंट उस पर क्या बन जाता है, मतलब कि स्कार, मतलब कि वहाँ पर दाग जैसे बन जाते हैं। तो वो कौन से वैक्सीन है जिससे लगाने से ऐसा होता है, तो वो BCG वैक्सीन ही है। वो बहुत ही मतलब कि मतलब हार्ड वैक्सीन होते हैं जिससे उसमें क्या हो जाता है, अस्थाई स्कार बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व क्षय दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो ये एक रोग है, तो विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस मनाए जाते हैं। वर्ल्ड जो क्षय दिवस है वो मनाए जाते हैं। अगला है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो जन्मदाता है वो कौन है, तो हेनरी डुरांट है। कौन है, तो ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है आपको, तो इसका जन्मदाता कौन है, तो हेनरी डुरांट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि MMR, जो MMR अभी देखे थे, MMR का जो टीका है वो निम्न में से किस बीमारी से बचाव नहीं करता है। कह रहा है कि निम्न में से, कल होगा तो हम आपको MMR के बारे में और भी डिटेल्स में बता देंगे, ठीक है। तो किस बीमारी से, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आपका क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना करवाना है उतना हो नहीं पाएगा। तो कह रहा है कि किस बीमारी से क्या है, मतलब कि MMR का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव नहीं करता है, पंप से, या खसरा, रुबेला, या मेनिंगोकोकस, मेनिंजाइटिस। तो किससे ये मतलब कि बीमारी से बचाव नहीं करता है MMR वैक्सीन, तो ये आपको मेनिंगोकोकल जो मेनिंजाइटिस होते हैं, मेनिंजाइटिस, उससे ये क्या करते हैं, तो बचाव नहीं कर पाता है MMR टीका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा रोग, क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग वायु जनित नहीं है। मतलब वायु जनित का मतलब क्या, कि वो मतलब कि हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। बहुत सारा रोग हवा के माध्यम से फैलता है ना, वायरस जनित जो रोग होते हैं वो हवा के माध्यम से ही फैलते हैं। और हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपको वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया जनित रोग के बारे में बताए थे, जहाँ पर शुरू में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जिसमें हमने आपको क्लियर बताए थे कि कौन कौन से रोग वायरस जनित है, कौन कौन से बैक्टीरिया से फैलता है, कौन प्रोटोजोआ से फैलते हैं। और वायु जनित रोग जनरली वायरस वाले रोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायु में फैलते हैं। और ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन वायु जनित रोग नहीं है। जैसे खसरा है, छोटी माता है, पोलियो हो गया, तपेदिक हो गया। तो इनमें से कौन सा रोग है जो वायु जनित नहीं है, तो मतलब कि वायु से नहीं फैलता है, तो वो कौन है, पोलियो। पोलियो तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति इसका है तो वो
मतलब कि निकला बाहर तो उसके इर्द गिर्द कोई जा रहा है तो हवा के माध्यम से उसमें भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये मतलब कि वायु के माध्यम से नहीं फैलता है, ठीक है। ये खसरा सब, ये सब मतलब कि छोटी माता था, स्मॉल पॉक्स सब जो होते हैं वो सब फैलते हैं। तब ना आप देखते होंगे कि जब किसी घर में छोटी माता होती है तो दूसरे में भी फैल जाते हैं। खसरा सब भी वायु के माध्यम से फैलते हैं। अगला है कि मिड डे मील प्रोग्राम कर रहा है। कि मिड डे मील आप लोग जानते हैं ना, जो स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है, वही कह रहा है कि मिड डे मील आंगनवाड़ी में भी बच्चों को दिया जाता है सारा कुछ मिड डे मील। और जो प्राइमरी स्कूल सब होते हैं उन सब में भी आप सब देखते होंगे कि दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट तो वहाँ से अगर करेंटली जो पास हुए हैं वो सब स्कूल में खाए भी होंगे मिड डे मील का भोजन सब। तो वही कह रहा है कि मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितने कैलोरी और प्रोटीन मिलते हैं। 30 कैलोरी व 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, या 200 कैलोरी और 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, या इस तरीके से दिया गया है। तो कितने मिलते हैं, तो मिड डे मील का जो रूल रेगुलेशन जो सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसमें कि इसका जो डिफाइंडिंग है वो कैलोरी 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलनी चाहिए। इस तरीके से खाना का सारा प्रोसेस डिज़ाइन मतलब कि जो उसका सूची रहता है वो उस तरीके से मेन्यू उसका बना रहता है, ठीक है। 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। अगला है, कल होगा तो हम सभी टीकाकरण के बारे में ही क्लास रखेंगे। देखते हैं, ऐसे एक दिन तो आप लोग को सभी टीका के बारे में बताना ही पड़ेगा। हालांकि बीसीजी के बारे में हम लोग देख रहे थे, वही कह रहा है कि बीसीजी के टीके का प्रकार है मृत टीका, या तीनों टीका, या जीविका टीका, या मिश्रित टीका। मतलब यही तीनों को मिलाकर लिख दिया है तीनों टीका, तो या ऑल ऑफ दीज भी रह सकता था यहाँ पर। तो बीसीजी टीका किस प्रकार का टीका है, तो ये टीका आपका है जीवित टीका, लाइव वैक्सीन है। किसका, इसको लाइव वैक्सीन भी कहा जाता है। तो क्या है, लाइव वैक्सीन इसको कहे जाते हैं, ठीक है, मतलब कि जीवित टीका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि पल्स पोलियो टीकाकरण का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था। तो पल्स पोलियो का जो टीकाकरण का जो चरण शुरू हुआ था वो कब किया गया था, तो ये आपको स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1995 को। कब हुआ था, तो दिसंबर 1995 को पल्स पोलियो टीकाकरण का आरंभ हुआ था, ठीक है। और अभी भी पोलियो का टीकाकरण चलता है। आप सब देखते होंगे कि गांव सब में आप सबको भी भेजा जाता है, एएनएम कर्मी को भी भेजा जाता है कभी कभी। वैसे आंगनबाड़ी का वो ड्यूटी रहता है, वही सब डिस्ट्रीब्यूट, उसका अलग डिपार्टमेंट भी रहता है, वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गांव-गांव जाकर बच्चों को पिलाते हैं। और आप सबसे क्वेश्चन है कि ये बताइएगा कि कितने वर्ष तक के बच्चे को ये दिया जाता है, कौन, तो पोलियो का टीका। अगला है कि शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर की अभिव्यक्ति किस में की जाती है, और रेट प्रति 100 जीवित जन्म, या रेट प्रति 1000 जन्म पे, या रेट प्रति कुल 1000 कुल जन्म, या 100 जन्म पे। ये कितना पर मतलब उसको काउंट किया जाता है, तो ये किया जाता है शिशु मृत्यु दर का कैसे पता लगता है, तो मतलब कि रेट मतलब कि 1000 जीवित जन्म पर उसके शिशु मृत्यु दर को काउंट किया जाता है कि 1000 में कितना शिशु मरा है, ठीक है। जन्म के बाद 1000 जो जीवित शिशु थे उसमें से कितना मर गया, तो उसी को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। मतलब कि अगर कह रहा है कि 10% शिशु का मृत्यु हो गया, तो मतलब क्या 10% मतलब कितना, 1000 पे काउंट करेगा, तो मतलब कि 1000 में से 100 शिशु की मृत्यु हो गई। 1000 पर बहुत चीज़ का काउंट किया जाता है, वो हमने आपको कल भी बताए थे।
जैसे कि किसी देश की आबादी का रेशियो कैसा है, कितना पुरुष है कितना महिला है, वो 1000 पर ही काउंट किए जाते हैं। इस तरीके से और भी बहुत कुछ है। अगला है कि संप्रेषण का तत्व नहीं है। इनमें से कौन ऐसा तत्व है जो संप्रेषण का नहीं है? संदेश भेजने वाला माध्यम, ये सब क्या है, मतलब क्या है, ये सब तो संप्रेषण का ही है। ध्यान नहीं है। संदेश मतलब क्या, इंफॉर्मेशन है, तो उसको क्या भेजा जाता है किसी माध्यम से भी है, एक तरीके से क्या है, मतलब कि माध्यम भी एक क्या है, संप्रेषण ही है। तो ध्यान उसका मतलब कि तत्व नहीं है। ये तो आप लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हैं। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और ये देखिएगा अलग है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, वो एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम बताएंगे आपको कि कोई क्वेश्चन में कैसे कोई ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कैसे उसको सटीक आंसर देना है यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उस केस में। हालांकि निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो इसमें से कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो इसमें से आपको हम यदि बात करें तो BCG जो वैक्सीन है वो जन्म के समय दी जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। हालांकि पोलियो किसका संक्रमण है? तो ये पोलियो किस संक्रमण से होता है? तो पोलियो की यदि हम बात करें तो ये है आहार नाल के संक्रमण। किसका है? आहार नाल के एलिमेंट्री ट्रैक का, मतलब एलिमेंट्री ये ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि आहार नाल का ये संक्रमण है पोलियो, मतलब कि आहार नाल का संक्रमण होते हैं। आगे का मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी उपचार थेरेपी टीबी के लिए उपयोग में लाई जाती है? इसमें से कौन सा उपचार थेरेपी है जो टीबी के रोग में जो रोगी होते हैं उसके उपयोग में लाए जाते हैं? तो ये कौन सा उपचार थेरेपी है? तो ये आपका है डॉट्स। कौन है? तो डॉट्स जो थेरेपी होती है ये टीबी के उपचार में लाए जाते हैं। ये एक मतलब कि थेरेपी है जो कि टीबी में उपयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिजस्ट वैक्सीन है एक क्या? तो मिजस्ट वैक्सीन जो होती है वो आपका क्या होते हैं? तो ये आपको जीवित वायरस वैक्सीन होते हैं। क्या होते हैं? जीवित वायरस वैक्सीन होते हैं। BCG के बारे में भी हम लोग देखे थे कि वो भी एक जीवित वैक्सीन होते हैं, मतलब कि वो लाइव वैक्सीन होते हैं, लेकिन ये क्या है, जीवित वायरस वैक्सीन होते हैं मिजस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी आप लोग देख रहे हैं कि अच्छा आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसमें से कौन है जो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो जैसे दिया है कि जन समुदाय की बेहतर जीवन शैली या जीवित शैली, या जन समुदाय का स्वास्थ्य विकास, जन समुदाय का जनसंख्या को कम करने के लिए प्रोत्साहन, या जन समुदाय का आर्थिक सामाजिक विकास। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य इसमें से कौन नहीं होगा? इसे तो आप इजीली बता सकते हैं। तो क्या है? जन समुदाय के जो जनसंख्या है उसका प्रोत्साहन, मतलब कि जो जनसंख्या होती है जन समुदाय का उसको कम करने के लिए प्रोत्साहन। ये मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है कि किसी भी समुदाय की जनसंख्या को कम करना, ठीक है, उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। लोगों को जीवन शैली के बारे में बताना, जन समुदाय के स्वास्थ्य विकास के बारे में, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब शिक्षा का उद्देश्य है। ये नहीं है कि कोई जाति या कोई छोटी जाति या बड़ी जाति है उसको जनसंख्या को कम किया जाए। कम करने के लिए प्रोत्साहन आप कभी नहीं सुने होंगे। जैसे कोई कास्ट या कोई भी रिलीजियंस कम होते हैं, या जो भी जैसे कि आदिवासी सब कहीं कहीं कम होते हैं तो उसको प्रोत्साहन किया जाता है, बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से
स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र है। दिया गया है आपको 4 ऑप्शन, इनमें से कौन स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र है? रोगों की रोकथाम, यौन शिक्षा, टीकाकरण या सभी? तो स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र इसमें से कौन होंगे? ये सभी है। रोगों को रोकथाम भी है, यौन शिक्षा भी स्वास्थ्य शिक्षा में आते हैं, टीकाकरण भी आते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा? मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हालांकि निम्न में से कौन स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर नहीं है? दिया गया है 4 ऑप्शन, जैसे समुदाय स्तर, व्यक्तिगत स्तर, पारिवारिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन है जो स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर नहीं है? तो ये आपका कौन है? तो ये सब क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर है, मतलब कि जन समुदाय स्तर भी स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर है, व्यक्तिगत स्तर भी, पारिवारिक स्तर भी। इसलिए इसका कोई ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपको खोजना था कौन नहीं है स्वास्थ्य शिक्षा का स्तर। अगला है कि समुदाय स्वास्थ्य, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का निम्न में से कौन सा अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है? स्वास्थ्य केंद्र पर शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य शिक्षा, जन समुदाय शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं उसको इनमें से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है या नहीं हो पाता है? तो उसको कौन सा अवसर नहीं मिलता है ये आपसे पूछ रहा है। तो उसको ये सब मतलब कि अवसर दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा केंद्र पर शिक्षा मिलता है, पारिवारिक स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया जाता है, जन समुदाय शिक्षा भी दिया जाता है। तो इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हालांकि भारत में अंधता का प्रमुख कारण क्या है? अंधता मतलब ब्लाइंडनेस, अंधापन, जो नहीं देखता है। तो भारत में उसका प्रमुख कारण, प्रमुख रीजन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा रीजन अंधापन का है मोतियाबिंद। जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हुआ, तो इस सब में क्या होता है? तो लेंस लगाकर ठीक भी कर देते हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है और दूर दृष्टि में कौन सा होता है, नहीं तो हम कल बताएंगे। और मोतियाबिंद ऐसा है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा अंधापन का मतलब कि प्रमुख कारण बना हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लासेज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और इस तरीके से आप लोग अपने पढ़ाई को पूरी तरीके से अब फोकस कर दीजिए। कोई आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपको जॉब दिलाएगा इस बार, और इस बार मिस करते हैं तो आप लोग बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। इसलिए ये बात आप लोग ध्यान में बिल्कुल रखिएगा कि इस बार हमको एक सीट तो बिल्कुल भी नहीं जाने देना है, एक सीट तो हम ही को रखना है। इतना सोच के, इतना कॉन्फिडेंट से आपको पढ़ना है।